हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम क्रैक्स विद प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। आज है कहानी विधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लेके आए हैं। हम आपको ये क्लास नहीं बल्कि रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं भी हो नहीं रही हैं, तो हम जो है रिवीजन ही कर लें। इसलिए हम रिवीजन के उद्देश्य से इसको लेके आए हैं। चलिए देखिए, कहानी विधा। प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? यानी कि हिंदी जो है कहानी कब से शुरू हुई? तो ये किस युग से शुरू हुई? द्विवेद युग से। शुक्ल ने इतिहास शुक्ल ने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार दिया है। कहने का मतलब कि जो कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसे शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा था, हिंदी साहित्य के इतिहास में, और वही कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सरस्वती में प्रकाशित कौन कौन सी कहानियाँ, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें बताया जाए कि कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई है, तो उसको हमें बताना है। तो वही इम्पॉर्टेंट कहानियाँ, ये कहानियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि बार बार परीक्षाओं में आई हुई हैं, तो इन्हें हमें बहुत गौर से पढ़ना है। इंदुमती 1900 में है। अब हम इसे कहानीकार कैसे याद करेंगे? तो आप इतना सा ही याद कर लीजिए कि इंदुमती कैसी है? किशोरी है। कैसी है? किशोरी है। गुलबहार, गुलबहार का समय कब होता है? बहारों का समय कब आता है? जब आदमी किशोर होता है। इस तरह याद कर लीजिए। तो इंदुमती 1900 किशोरी लाल, और गुलबहार 1902 किशोरी लाल। प्लेग की चुड़ैल 1902, प्लेग की चुड़ैल 1902। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो चुड़ैल से कौन बचाए? भगवान ही बचाए। चुड़ैल से कौन बचाए? भगवान ही बचाए, तो भगवान दास हो जाएगा। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब कैसे याद करेंगे? 11 वर्ष का समय किसने बिता दिया? शुक्ल जी ने। किसमें बिता दिया? इतिहास ही लिखने में। इस तरह याद कर लीजिए। पंडित और पंडितानी 1903 में है। तो पंडित और पंडितानी किसके यहाँ रहती थी? गिरिजा के यहाँ रहती थी, गिरिजा दत्त वाजपेयी। दुलाई वाली 1907। तो दुलाई कहाँ मिलती है? बंगाल में, बंग में, तो इसलिए बंग महिला हो गया। अब इसको आप आसानी से इस तरह याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कथन है। डॉक्टर गोपाल राय ने बताया है, लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोंजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ को प्रयोग किया है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पद का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी का पद का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? प्रेमचंद ने। किसने किया? प्रेमचंद ने। कहाँ किया? जब सोंजे वतन की भूमिका लिखी जा रही थी, जब 1908 में सोंजे वतन इन्होंने लिखना शुरू किया, तो उसकी भूमिका में 1908 में लिखा था। तो यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पद का प्रयोग किसने किया? तो प्रेमचंद ने। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता, ये भी इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये परीक्षाओं में बिल्कुल आते ही रहे हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इंदुमती कब लिखी गई? 1900 में। अब प्रस्तोता का मतलब है कि कौन जो है, किसने किस कहानी को माना है कि कैसी है, यानी कि प्रथम कहानी किसने माना है, किसको किसने माना है, वही बताना। प्रस्तोता का मतलब किसने प्रस्तुत किया कि नहीं ये पहली कहानी है, इस तरह। तो इंदु, अभी हमने बताया था कि इंदु कैसी है? किशोरी है। तो इंदुमती किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी ने। अब इसे शुक्ल जी पहली कहानी मानते हैं। तो इसे कौन पहली कहानी मानता है? शुक्ल जी। और प्रणयनी परिणय, यानी परिणय कब होता है? जब आदमी किशोर होता है। इसको भी किशोरी लाल ने लिखा है। तो ये 1887 में लिखी गई। और इसको किसने लिखा? बच्चन ने। अरे इसको कौन मानता है? बचपन ने, यानी कि बच्चन सिंह ने। जमींदार का दृष्टांत किसने लिखा है? जमींदार का दृष्टांत वही समझ पाएगा जो न्यूटन का नियम जानता होगा। तो जमींदार का दृष्टांत कौन समझेगा? जो न्यूटन का नियम जानता होगा। और न्यूटन का नियम जानता है तभी वो बढ़ेगा।
तो इसको कौन मानता है? यानी कि एक तो जमींदार का दृष्टांत को पहली कहानी कौन मानता है? बड़वालिया मानते हैं। कब लिखी गई? 1971 में लिखी गई। एक टोकरी भर मिट्टी, लोग माधो माधो करके मिट्टी भर रहे हैं। कहने का मतलब बहुत मन लगा के, बहुत जल्दी जल्दी, तो माधो माधो करके मिट्टी भर रहे हैं, यानी कि माधव सप्रे ने लिखा है। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे माना है। देवी प्रसाद वर्मा इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अब फिर से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? इंदुमती को, जो कि 1900 में लिखी गई। बच्चन सिंह पहली कहानी प्रणयनी परिडे को मानते हैं, जो कि 1887 में लिखी गई। और राजेंद्र बढ़वालिया पहली कहानी जमींदार का दृष्टांत को मानते हैं, जो कि 1871 में लिखा गया। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं, जो कि 1901 में लिखी गई। इंदुमती कहानी को किस नाटक का छाया अनुवाद माना जाता है? इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि इंदुमती कहानी को किस नाटक का छाया अनुवाद माना जाता है? तो टेम्पेस्ट कहानी का। किस कहानी का? टेम्पेस्ट। ये जो है अंग्रेजी कहानीकार है, उपन्यासकार है, तो उन्हीं का एक नए नाटककार हैं, उन्हीं के नाटक पर इन्होंने टेम्पेस्ट कहानी लिखी है। इंदुमती जो है टेम्पेस्ट की ही नकल है, यानी कि उसी के हिसाब से लिखा है। आधुनिक खोज के अनुसार किस कहानी को प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है? आधुनिक खोज के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को, यानी कि प्रथम कहानी भी एक टोकरी मिट्टी ही मानी जा रही है, जो कि कब लिखी गई? 1901 में। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि आधुनिक खोज के अनुसार किस कहानी को प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है, तो एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि 1901 में लिखी गई। एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। हम मित्र इस तरह आपको पढ़ाएंगे कि एक भी कुछ छूटेगा नहीं। हम ये समझ लीजिए रिवीजन है, और कुछ भी नहीं छूटेगा, और आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी बाहर परीक्षाओं के नहीं जाएगा। माधव प्रसाद सप्रे में बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया, यानी कि जो पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, उसका अनुवाद माधवराव सप्रे ने हिंदी में किया है। शिल्प विधि की दृष्टि से किस लेखक की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है? इम्पॉर्टेंट है। तो शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। अगर ये पूछा जाए कि शिल्प विधि दृष्टि से किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, तो शुक्ल जी की कहानी है। कौन सी है? 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में लिखी गई। और इसे माना किसने है, यानी शिल्प विधि की दृष्टि से किसने इस कहानी को प्रथम माना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। हम तो भाई अपने हिसाब से समझा रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और आप जो कुछ गलती होगी उसको भी कमेंट में बताइए। आप लोगों से हम भी सीखेंगे, हम भी सीख ही रहे हैं। मंग महिला का मूल नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष था। इनके पति का क्या नाम था? पूर्णचंद्र। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया गया है? तो चंद्रबाला घोष को। अब पूछा गया हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे माना गया है? तो वो है राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला जिन्हें कहा जाता है। अब राजेंद्र बाला घोष की ये कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, छोटी बहू 1906, धुलाई वाली 7, दालिया 9। यानी कि 2-2 साल पे सब लिखी, जैसे 2 साल 4 में चंद्रदेव से बात हो गई, और बच्छा में कुंभ में छोटी बहू खो गई, 7 में धुलाई वाली मिली तो उसने बताया 9 में कि वो तो दालिया बना रही है। तो इस तरह याद कर लीजिए कि राजेंद्र बाला घोष की 4 में चंद्रदेव से बात हो गई, 6 में छोटी बहू कुंभ में खो गई, और 7 में धुलाई वाली मिली तो उसने बताया कि छोटी बहू 1909 में दालिया बना रही है। इस तरह आप याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, चंकू दुला दालिया। चंकू यानी चंद्रदेव, कुंभ दुला धुलाई वाली, दालिया चंकू दुला दालिया। भवदेव पांडे के अनुसार बंग महिला की किस कहानी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना गया है? इम्पोर्टेंट है। भवदेव पांडे बताते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें है।
कौन बताता है? चंद्रदेव से मेरी बातों को पहली राजनीतिक कहानी कौन माना है? तो भवदेव पांडे माने, इसको मानते हैं। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार, जो शुरुआत में जब कहानी लिखी गई तब के कहानीकारों के बारे में ये हैं केशव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, गिरिजादत्त वाजपेयी, कार्तिक प्रसाद खत्री, सूर्य नारायण दीक्षित, वेंकटेश नारायण, वृंदावन लाल वर्मा। अब हम कैसे याद करेंगे इसको? तो हम बताते हैं। केशव प्रसाद सिंह, अब केशव कहाँ गए? चंद्रलोक की यात्रा पे गए और उन पर क्या हो गया? आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। केशव प्रसाद सिंह कहाँ गए? चंद्रलोक की यात्रा में गए और उनके ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कब? 19 में। यानी 19वीं बार जब केशव गए तो उनकी चंद्रलोक की यात्रा पर गए तो उनके ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद, माधव कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण यानी माधव कैसे हैं? चंचल हैं प्रवृत्ति के। तो इसलिए माधव की मन की चंचलता के कारण पुरोहित का आत्मत्याग हो गया। माधव की मन की चंचलता के कारण पुरोहित का क्या हो गया? आत्मत्याग हो गया। ये भी 19 में ही है। तो चंद्रलोक की यात्रा भी 19 में, आपत्तियों का पहाड़ भी 19 में है, पुरोहित की आत्मत्याग 19 में है, मन की चंचलता 1900 में है। गिरिजा दत्त वाजपेयी, गिरिजा के पति कैसे हैं? पवित्र प्रेम वाले हैं। गिरिजा पार्वती को मान लीजिए, यानी गिरिजा के पति कैसे हैं? पवित्र प्रेम वाले हैं, जो कि 1903 में लिखा गया। कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक ने क्या कर दिया? दामोदर राव की आत्मकहानी लिख दी, यानी दामोदर जो रस्सी में बंधा है, कार्तिक ने उसकी कहानी लिख दी। सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, छा में लिखा गया। तो सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं? चंद्रहास कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा का उपहास कर रहे हैं कि जैसे सूर्य भगवान निकले तैसे चंद्रमा क्या हो गया? गायब हो गया, यानी कांतिहीन हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, ये भी 1906 में है। वेंकटेश नारायण एक असरफी पाए थे। वेंकटेश नारायण को क्या मिली थी? असरफी मिली थी। कब? 6, एक नहीं, ये समझ लीजिए 6 असरफी मिली थी, यानी 1906 में। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंद भाई, 1909। दूसरा है तातार एक वीर राजपूत, यानी कि वृंदा, ये तो इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है, राखी बंद भाई 1909। तो वृंदा क्या कहती हैं कि रक्षाबंधन में भाइयों का तांता नहीं टूटता, यानी राखी राखी के समय भाई का तांता नहीं टूटता। कहने का मतलब भाई लोग आते ही रहते हैं। अब देख लीजिए विशंभर नाथ जीजा, जीजा है, आप इसको जीजा मान लीजिए। विशंभर नाथ जीजा का हृदय कैसा होता है? विदीर्ण होता है। कैसा होता है? विदीर्ण होता है, यानी कि बहुत दुख में रहते हैं, दुखी रहते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना बिजली, कानों में कंगना 13 में है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कानों में कंगना। तो राधिका के कानों का कंगना कैसे चमक रहा था? बिजली की तरह चमक रहा था। राधिका रमण यानी राधिका जी के कानों का कंगना कैसे चमक रहा था? 1913 में है, कानों में कंगना बिजली की तरह चमक रहा था। अब गिरिजा कुमार घोष हिंदी में किस नाम से कहानी लिखते थे? ये अपना उपनाम को क्या रखवाए थे? लाला पार्वती नंदन। गिरिजा कुमार घोष का उपनाम क्या था? पार्वती नंदन, इसी नाम से वो कहानियाँ लिखते थे। अब इनकी प्रमुख कहानियाँ क्या हैं गिरिजा कुमार की? तो इनकी है, गिरिजा कहती हैं कि मैंने एक बार नहीं 2-2 बार मेरा पुनर्जन्म हुआ है। गिरिजा क्या कहती हैं कि एक बार नहीं, मेरा जो है 2-2 बार पुनर्जन्म हुआ है। तो एक को 2-2, 6 मेरा पुनर्जन्म। प्रेमचंद युग अब आ गया। अब प्रारंभिक कहानीकार जो थे उनको हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद आ गया प्रेमचंद युग। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? नवाब राय था, यानी कि उनके माता पिता का जो रखवाया हुआ ओरिजिनल नाम था घर का, नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी किस शीर्षक में लिखी गई? तो इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। किस में लिखी गई? इश्क़े दुनिया व हुब्बे, यानी उन्हें दुनिया से पहली कहानी में इश्क हो गया था। क्या हो गया था? इश्क, दुनिया से इश्क हो गया था। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1908 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई।
अब नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन कब और किस पृष्ठ से प्रकाशित हुआ? अब ये पूछा जाए कि नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन है। और ये कब और किस प्रेस से प्रकाशित हुआ? तो ये सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन की कितनी कहानियों में सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? कभी कभी पूछा जाता है कि सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो आप लोगों को जानना ये भी ज़रूरी है कि इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। एक तो है इश्क़े दुनिया, यानी दुनिया से इन्हें इश्क हो गया। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। और हुब्बे, हुब्बे माने भी प्रेम होता है, वतन माने देश से प्रेम हो गया। दुनिया का अनमोल रतन, ये तो सब लोग जान ही रहे होंगे, ये तो बहुत चर्चित कहानी है। तो दुनिया भी अनमोल है, इन्हें दुनिया से इश्क हो गया, दुनिया अनमोल है और दुनिया को ये इसको अपना वतन मान रहे हैं, मेरा वतन है ये भी कह रहे हैं। और शेख मखमूर मिल गए उसी वतन में। और सिले मातम, जब वतन जो पुरस्कार मिला, शोक का जो पुरस्कार मिलता है मरने के बाद, तो उसी को कह रहे हैं कि सिले मातम, शोक का पुरस्कार। तो वतन से प्रेम है, दुनिया का अनमोल रतन फौजियों के ऊपर है। फौजियाँ कहते ही हैं कि मेरा जो है ये देश मेरा वतन है। उसी में शेख मखमूर थे, उन्हें शोक का पुरस्कार मिल गया, यानी सिले मातम। आ गया समझ में? सोजे वतन कैसी कहानियों का संग्रह है, ये भी जानना है कि सोजे वतन हमने जान तो लिया कि सोजे वतन पहली कहानी भी है, पहला कहानी संग्रह भी है। तो ये किस भाषा में, जो इसमें जो कहानियाँ हैं ये किस में लिखी गई हैं? तो सब उर्दू। इसमें जो कहानियाँ कैसी हैं, उर्दू कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर किसका आरोप लगाकर सारे संग्रह को जब्त कर लिया? तो कैसा संग्रह, अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब इनकी प्रतियाँ जो थी सोजे वतन की, इन्होंने देश के ऊपर लिखा था, तो उनका ये कहना था कि ये मतलब भड़का रहे हैं, ये सबको देश के प्रति भड़का रहे हैं, सब भारतीय जागरूक हो जाएंगे तो मेरी नौबत आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इनकी प्रतियों को जगह जगह कलेक्टर से सबसे कहवा करके उनकी प्रतियों को इकट्ठा करके क्या कर दिया, जलवा दिया। तो क्या कह कर के, सेडिशन, ये अंग्रेजी शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राजद्रोह। राजद्रोह का जो है आरोप लगा करके सोजे वतन की सारी प्रतियों को क्या कर दिया, जलवा दिया। प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? बड़े घर की बेटी। जब नवाब राय से जब लिखते थे तो उन प्रतियों को जलवा दिया, जब वो फेमस हो गए तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। इन्होंने प्रेमचंद नाम जो है रख कर के सबसे पहले हिंदी की कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 में दिसंबर के महीने में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो 1910 में ज़माना में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम कहानी। प्रेम यानी कि हिंदी भाषा में लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सवत है। कौन सी है? शौत है। शौत 1915 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब नोट है कि कुछ आलोचक तो प्रेमचंद, जैसे अभी देखो माना जा रहा है कि सौत है पहली कहानी, लेकिन कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को भी पहली कहानी मानते हैं, जो कि 1916 में लिखी गई और इनकी प्रथम कहानी मानी गई। और इनकी अंतिम कहानी कफ़न है। इनकी अंतिम कहानी कफ़न है और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है, जो कि अभी आएगा। प्रेमचंद का कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्तसुमन, कफन। अब देखिए इसमें 8 तो प्रेम है। प्रेमचंद की कहानी का संग्रह जो है 8 तो प्रेम है। तो एक में तो प्रतिमा लगा है, एक में प्रतिज्ञा लगा है, एक में चतुर्थी लगा है, एक में कुंज लगा है। तो प्रतिमा, प्रतिज्ञा, चतुर्थी, कुंज, 4 प्रेम ये हो गए। एक प्रेम प्रतिमा का हो गया, एक प्रेम प्रतिज्ञा का हो गया, एक प्रेम चतुर्थी का हो गया, एक प्रेम कुंज का हो गया। अब एक प्रेम में पूर्णिमा लग गई, एक प्रेम 25 यानी 25सन प्रेम है, एक प्रेम फूल जैसा है, प्रसून है, एक प्रेम पूर्णिमा के समान चमकदार है,
एक प्रेम में 2500 प्रेमी हैं और एक प्रेम फूल के समान है और एक प्रेम द्वादशी के चाँद के समान है। चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे सन शन यानी कि सप्त 9 यानी कि सप्त सरोज और ना से 9 और 4 प्रेम हैं, 4 प्रेम हैं तो प्रेम चाहे पू पा प्रा धा ऐसे पढ़ लीजिए। प्रेम के साथ प्रतिज्ञा और प्रतिमा जुड़ा है, आप ऐसे ही पढ़िए, सबसे सही रहेगा। सप्त सरोज, सप्त है 9 है, एक प्रेम के साथ पूर्णिमा है, एक प्रेम के साथ फूल है, एक प्रेम के साथ 2500 प्रेम है, एक प्रेम में द्वादशी का चाँद है, एक प्रेम में प्रतिमा है, एक में प्रतिज्ञा है, एक प्रेम में चतुर्थी है, एक प्रेम में कुंज की छाया है और उसके बाद सप्त सरोज यानी कि सप्त सरोज यानी 7 कमल भी हैं और सप्त सुमन 7 सुमन भी हैं और कफन 1936 में है। इस तरह आप पढ़ लीजिए। तो सप्त सरोज 1917 में लिखा गया, नवनिधि 1917 में लिखा गया, यानी सप्त सरोज और नवनिधि 17 में है, पूर्णिमा प्रेम पूर्णिमा 18 में है, प्रेम पचीसी 1923 में है, प्रेम प्रसून 1924 में है, प्रेम द्वादशी 1926 में है, प्रेम प्रतिमा 26 में है, यानी कि प्रेम द्वादशी और प्रेम प्रतिमा 26 में है, प्रेम प्रतिज्ञा प्रेम चतुर्थी 29 में है, प्रेम कुंज सप्तसुमन 30 में है, कफन 36 में है। जैसे कफन सप्तसुमन प्रेम प्रसून प्रेम पचीसी सप्तसरोज नवनिधि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद के लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और वो 300 कहानियाँ क्या की गई हैं कि मानसरोवर शीर्षक करके यानी कि 8 भागों में उसे लिख दिया गया, बाँट दिया गया है। तो अभी पूछा जाए कि मानसरोवर को कितने भागों में बाँटा, प्रेमचंद की 300 कहानियों को कितने भागों में बाँटा गया किस शीर्षक से, तो मानसरोवर तो 8 भागों में मानसरोवर को बाँटा गया है। किसके द्वारा कहा गया है कि सबसे उत्तम कहानी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पे है। अगर आपको नहीं याद होता तो आप सिर्फ मनोवैज्ञानिक सत्य याद कर लीजिए। प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद ने ऐसा कहा था कि सबसे उत्तम कहानी वो है जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य है, तो यही यही पकड़ लीजिए, मनोवैज्ञानिक सत्य। प्रेमचंद को कौन सी उपाधि प्राप्त है, तो कहानी सम्राट की। प्रेमचंद की प्रसिद्ध अब कहानियाँ आ गई, कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नमक का दरोगा पढ़े होंगे आप लोग इसको, तो 1913 में है। फिर 3 साल बाद सज्जनता का दंड यानी सज्जनों को दंड कैसे मिलता है उसके बारे में बताया गया है। 17 में ईश्वर का न्याय बताया गया है। उसके बाद है 17 में दुर्गा मंदिर है। फिर उसके बाद है बूढ़ी काकी 1920 है, शांति 21 है, शवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कीड़े, दो सखियाँ, नहीं भाई सवा ये 4 तो 24 में है, सवा शत मुक्ति सौभाग्य, सवा शत मुक्ति सौभाग्य ये 24 में है, दो सखियाँ 28 में है, इम्पॉर्टेंट है दो सखियाँ। अलगोजा भी इम्पॉर्टेंट है। पूस की रात 30, समर यात्रा 30, पत्नी की पति 30, सदगति दो बैलों की कथा 1931, सदगति इम्पॉर्टेंट है। होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 33, नशा 34। अब देखिए, नमक किसने खाया, सज्जन ने खाया, तो उसे ईश्वर का क्या हुआ, उसे ईश्वरी दुर्गा मिली। नमक किसने खाया, सज्जन ने खाया, तो उसे ईश्वरी कौन मिली, दुर्गा मिली। तो क्या हुआ, बूढ़ी बूढ़ी को क्या मिली, शांति, बूढ़ी को क्या मिल गई, शांति मिल गई। सवा सवा शेर गेहूँ, सवा शेर शतरंज में मुक्ति पाने, सवा शेर गेहूँ, शतरंज, मुक्ति, सौभाग्य, दो सखियाँ का अलगौजा हो गया। पूस समर, पूस समर, पूस समर पत्नी की सदगति हो गई, पूस समर की पत्नी की सदगति हो गई। दो बैल होली में और ठाकुर के यहाँ ईद और नशा, बड़े भाई कफन। यार ये नीचे है, नस इंदु भूषा सस, नस इंदु भूषा सस
और मुमुदोसवल नश इंदुभूषा सस मुमुदोसो अल। आप ऐसे छोटी सी ट्रिक लिख लीजिए, उसे बार बार दोहराइए और उसी से संबंधित जो है पढ़ लीजिए। नश यानी नमक का दरोगा, सा से सदगति, इन से ईश्वरी, दू से हो जाएगा दुर्गा, बू से बूढ़ी काकी, शा से शांति, सा से सवा शेर, शा से शतरंज के खिलाड़ी, मुँह से मुक्ति मार्ग, दो से शव से सौभाग्य, दो सौ अल से अलगौजा, और पूस पस दोहों ठाई नबक। पूस पस पूस की रात, शम पूष शम पूस के समान, और पस पूस के समान पस है, दोहो ठाई नबक, दोहो ठाई नबक। इस तरह आप पढ़ लीजिए। आप अपने से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं जैसे आपके समझ में आए, लेकिन आप ऐसे बना लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा याद करने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 कहानियाँ लिखकर ये क्या हो गए, अमर हो गए। सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया। किस पत्र में, भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुआ। बुद्धू का कांटा 1914 में लिखा गया। उसने कहा था 1915। ये किस में, भारत मित्र में प्रकाशित हुई। और ये उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जाता है कि कब प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब और किस में प्रकाशित हुई, तो सुखमय जीवन 11 में, 11 के 3 साल बाद बुद्धू का कांटा लिखा 14 में, और 1 साल बाद उसने कहा था। उसने जिसमें से बहुत फेमस इनकी कहानी हुई। कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में पर लिखी। अगर उसने कहा था आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़िए, बहुत ही मार्मिक कहानी है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अब इसी उसने कहा था कि का ये कोटेशन है। घटना ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ करा है, पुकार नहीं रहा है। कथन किसका है, तो ये कथन शुक्ल जी का है। अगर आपको नहीं याद होता तो आप केवल इतना पढ़ लीजिए, एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, बस इतना पढ़ लीजिए। ये किसका है, ये उसने कहा था कहानी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किसने कहा है, शुक्ल जी। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, उसने कहा था। फ्लैशबैक का मतलब पिछले का भी भाग लेकर, यानी पिछली कथा बताते हुए कहानी शुरू करना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह चर्चित कहानियाँ हैं। ग्राम इनकी पहली कहानी है जो कि इंदु पत्रिका में 1911 में लिखी गई। इनके ये कहानी संग्रह है, ये जो है। छाया 1912 इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। अब इसे हम याद कैसे करेंगे। छाया 12 प्रति 26, छाया 12 प्रति 26, आका 28, आंधी 31। छाया 12 प्रति 26, आका 28, आंधी 31, और इंद्रजाल 36। इंद्रजाल 36 यानी छाया प्रति आका आई, छाया प्रति आका आई, इस तरह। अब इनके जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियाँ भी देख लेते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार, चंदा। अब ऐसे पकड़ते चलिए। पत्थर की पुकार है कि उस पार चंदा है। पत्थर की पुकार है कि उस पार चंदा है। और चंदा ही नहीं है, देवदासी भी है, ममता भी है, और खंडहर में घीसू और चूड़ी वाली है। पत्थर की पुकार है कि उस पार चंदा, देवदासी, ममता है, खंडहर में घीसू और चूड़ी वाली है। बिसाती सालवती मधुआ नूरी को पुरस्कार मिला, और गुंडा छोटा जादूगर बन गया। बिसाती सालवती मधुआ नूरी को क्या मिला, पुरस्कार मिला, गुंडा छोटा जादूगर बन गया, हो गया। यानी पत्थर की पुकार है, उस पार चंदा, देवदासी, ममता है, खंडहर में घीसू चूड़ी वाली है। बिसाती सालवती मधुआ नूरी को क्या मिला, पुरस्कार मिला, गुंडा छोटा जादूगर हो गया। इस तरह आप 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी यानी कि छाया जो है, वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी अगर पूछा जाए तो प्रथम कहानी भी है हिंदी की, और कहानी संग्रह पूछा जाए तो प्रथम कहानी संग्रह भी है।
जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती है। अब आज बस इतना ही। अब इसे पढ़िएगा, आपको जो कमी लगेगी आप उसको हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप लोग खाली ना बैठें और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, नहीं तो क्रम टूट जाएगा। इसलिए हमने ये रिवीजन शुरू कर दिया आपको पढ़ाने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।